अगर फिक्र रास्ते की होती तो नशा वर्दी का ना होता। अगर फिक्र रास्ते की होती तो नशा वर्दी का ना होता, और डर मौत का होता तो सपना फौज का ना होता। हेलो नमस्कार, जय हिंद मेरे देश के भावी फौजियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी नौजवान बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम, अपने ट्रेड की बहुत ही अच्छी आप तैयारी कर रहे होंगे। एग्जाम तक इसी जोश, जनून, जज्बे के साथ आपको मेहनत करना है। आपका जो सपना है भारतीय सेना में जाने का, आपके माता पिता का जो सपना है आपको भारतीय सेना में भेजने का, उनकी उम्मीदों पे आपको खरा उतरना है। इसलिए जोश, जनून, जज्बे के साथ आपको मेहनत करना है। अपने माता पिता की फिक्र को फकर में बदलना है, इसलिए जनून के साथ आपको मेहनत करना है। ये जो मौका मिला है आपको फौज के अंदर जाने का, ये मौका, ये वक्त मेरे दोस्त वापस नहीं आएगा। इसलिए जोश, जनून, जज्बे के साथ आपको मेहनत करना है। आज का आपका जो मॉडल टेस्ट पेपर होगा बहुत ही अच्छे लेवल का मॉडल टेस्ट पेपर होगा। इसलिए पेन, नोटबुक, मार्कशीट है ये आपके पास होना चाहिए और बैठ जाइए नोटबुक लेके ईमानदारी के साथ। पूरे 50 प्रश्नों का होगा भारतीय सेना का मॉडल टेस्ट पेपर, जिसके अंदर सामान्य ज्ञान, विज्ञान, मैथ और रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद, राधे राधे, प्रणाम। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया है एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने शेयर नहीं किया है सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी नौजवान हैं जिनका सपना है भारतीय सेना में जाने का, उनका सपना इस बार अच्छी रैंक के साथ पूरा हो सके। गुरुजी पेपर कब होगा? तो पेपर जब भी होगा, आपका टारगेट बस एक ही होना चाहिए कि पेपर जब भी होगा उस मेरिट सूची के अंदर नाम सबसे पहले आपका होगा। पेपर होगा, 100% होगा। बस आप मेहनत करते रहिए, जी जान से मेहनत करते रहिए। अब की बार आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा। पहले 45 दिन का टाइम मिलता था, लेकिन अब उतना टाइम नहीं मिलेगा। आपको 3 वीक पहले पता चलेगा कि आपका पेपर है ये कब होगा। इसलिए जोश, जनून, जज्बे के साथ आपको मेहनत करना है। भगवान ना करे अगर आप 1 नंबर, आधे नंबर से अगर मेरिट सूची में रह गए तो घर वाले भी माफ नहीं करेंगे आपको। इसलिए वो गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। जोश, जनून, जज्बे के साथ आपको मेहनत करना है। क्लियर है? अब जोश आपके अंदर, जोश, जनून, जज्बा है, ये होना चाहिए। आप फौज की तैयारी करते हैं, आपके रगों के अंदर खून नहीं जनून दौड़ता है, यही आग आपके अंदर होनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बेहतरीन सेशन की। आज का जो टेस्ट है पूरे 50 प्रश्नों का ये टेस्ट होगा। गुरुजी इसका टारगेट कितना है? टारगेट है ये 40+ का रहेगा। अच्छे लेवल का टेस्ट पेपर होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए। लोंग का द्वीप किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर, अफ्रीका, जंजीबार। लोंग का द्वीप किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सभी नौजवान इसका राइट आंसर बताएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल शाबाश। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो नौजवान बता रहे हैं जंजीबारी, वो बिल्कुल राइट बता रहे। लोंग का द्वीप जंजीबार को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। प्रशांत महासागर है, यह दुनिया का सबसे गहरा महासागर है। अफ्रीका, जिसे काला या अंध महाद्वीप कहा जाता है, आर्मी के बहुत से पेपरों में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि काला या अंध महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है, तब आपको अफ्रीका महाद्वीप करके आना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 5 नदियों का प्रदेश किसे कहा जाता है? तमिलनाडु, जयपुर, पंजाब, अहमदाबाद। सभी नौजवान बताएंगे 5 नदियों का प्रदेश किसे कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल शाबाश गुरुजी, 5 नदियों का प्रदेश है, यह पंजाब को कहा जाता है। ऑप्शन सी, जो नौजवान बता रहे हैं बिल्कुल राइट बता रहे हैं। शाबाश।
तमिलनाडु को मंदिरों की पुंज भूमि कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। मंदिरों की पुंज भूमि किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना, मंदिरों की पुंज भूमि, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंदिरों की पूजे भूमि कहा जाता है तमिलनाडु को, यह आपको ध्यान रखना है। जयपुर को आप सभी को पता है, जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। आर्मी के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुलाबी शहर किसे कहा जाता है, तब आपको जयपुर करके आना है। अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना, पूर्व का बोस्टन है, यह अहमदाबाद को कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कहता है सिखों के 9वें गुरु कौन हुए थे? अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, तेग बहादुर, अंगद देव। सभी नौजवान बताएंगे सिखों के 9वें गुरु कौन हुए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सभी नौजवान बताएंगे सिखों के 9वें गुरु कौन हुए थे। बिल्कुल शाबाश गुरुजी, 9वें गुरु तेग बहादुर। ऑप्शन इसका सी जो नौजवान बता रहे, बिल्कुल राइट बता रहे, तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु हुए थे। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे, यह आपको ध्यान रखना है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, और सिखों के दूसरे गुरु है ये हुए थे अंगद देव, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? दूसरे गुरु कौन थे? अंगद देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? चंडीगढ़, पांडुचेरी, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सभी नौजवान बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी नौजवान बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल शाबाश, सबसे बड़ा आपको पूछा है। ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं अंडमान और निकोबार, बिल्कुल राइट बता रहे हैं गुरुजी। सबसे छोटा, तब आपको लक्षद्वीप करके आना है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए। क्वेश्चन कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संविधान के किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 21। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में आर्टिकल से रिलेटिव क्वेश्चन है, वो पूछा जा सकता है मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर बताइए। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संविधान के किस आर्टिकल में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल शाबाश, आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 से संबंध रखता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, नोट करना कि उपाधियों का अंत किस आर्टिकल में है। ध्यान रखना, उपाधियों का अंत है यह संविधान के अनुच्छेद 18 में इसका उल्लेख है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? और यह भी आपको ध्यान रखना है अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत संविधान के आर्टिकल 17 में इसका उल्लेख है, यह आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 44 में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कहता है पन्नामा नहर इनमें से किन को जोड़ती है? स्टार लगा लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन देंगे हम आपको HW के लिए। देखते हैं आप सभी की तैयारी कैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीनशॉट ले लेना और पूरा सेशन देखने के बाद कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? केप केमोरिन, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, रामेश्वरम। भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। ऑप्शन इसका सी जो नौजवान बता रहे, बिल्कुल राइट बता रहे।
नेक्स्ट है भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है। ये एग्जाम के अंदर एग्जामिनर कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार की लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है। भारत के दक्षिणी छोर का क्या नाम है, तो आप कहोगे गुरुजी निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट नाम है। क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए लैंग्वेज को पकड़िए आप। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार का सबसे बड़ा देश है, भारत है यह संसार में। इसका स्थान कौन सा है गुरुजी, 7वां है, ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कहता है जमैका की राजधानी कौन सी है। किंगस्टन, काठमांडू, टोक्यो, ओस्लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी नौजवान बताएंगे जमैका की राजधानी कौन सी है। कैपिटल, करेंसी, इंपॉर्टेंट डेज, यहां से संबंधित एक क्वेश्चन डेफिनेट पूछा जाता है, 2 नंबर का, ध्यान रखना। जमैका की राजधानी आपको बताना है, फटाफट बताइए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। फौज की तैयारी करते हैं, आप सेना के अंदर भर्ती हो जाओगे तो AK-47 का सामना करना पड़ेगा आपको। जमैका की राजधानी बिल्कुल किंगस्टन, ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन ए जितने भी नौजवान बता रहे बिल्कुल राइट बता रहे हैं, शाबाश। काठमांडू है ये नेपाल की कैपिटल है, क्लियर है, नेपाल की राजधानी है काठमांडू। जापान की है टोक्यो, और ओस्लो है ये नॉर्वे की है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। और आप सभी के बहुत सारे कमेंट बॉक्स में मैसेज रहते हैं कि गुरुजी करंट जीके का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा या नहीं, तो ध्यान रखना करंट से रिलेटिव हालांकि नहीं पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाएगा। तो जितने भी जो स्टेट्स हैं, राज्य हैं, उनके मुख्यमंत्री और राज्यपाल आपको ध्यान होना चाहिए। अगर करंट का क्वेश्चन आएगा तो वहीं से आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। बाकी स्पोर्ट्स खेल से रिलेटिव जो क्वेश्चन है उनके बारे में आपको ध्यान रखना है, बाकी ज्यादा आपके एग्जाम में करंट वगैरह नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट है आधे अधूरे नामक पुस्तक के लेखक कौन है। मोहन राकेश, विष्णु शर्मा, अबुल फजल, खुशवंत सिंह। आधे अधूरे नामक पुस्तक के लेखक आप सभी नौजवानों को बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधे अधूरे नामक पुस्तक के लेखक बिल्कुल गुरुजी ऑप्शन इसका ए राइट होगा। मोहन राकेश जो नौजवान बता रहे बिल्कुल राइट बता रहे, ध्यान रखना। विष्णु शर्मा की जो पुस्तक है उसका नाम है पंचतंत्र, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए नोट करना। अबुल फजल ने गुरुजी आईन ए अकबरी लिखी, आईन ए अकबरी किसने लिखी, तब आपको अबुल फजल करके आना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खुशवंत सिंह ने कौन सी लिखी, खुशवंत सिंह ने लिखी मेरे दोस्त दिल्ली किताब। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है दिल्ली किताब किसने लिखी, तब आपको खुशवंत सिंह करके आना है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कहता है निम्न में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। शनि, पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल। इनमें से आपको बताना है ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बिल्कुल शाबाश। ऑप्शन इसका बी जो नौजवान बता रहे पृथ्वी, वो बिल्कुल राइट होगा। पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट, नीला ग्रह कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कोटा किस नदी के किनारे बसा है। जितने भी जो शहर है जो नदियों के किनारे बसे हैं उनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, वहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलता है। कोटा किस नदी के किनारे बसा है। चंबल, शिप्रा, गंगा, गोमती। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सेशन को लाइक कर दो भाई, जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया है। आप देख सकते हैं बहुत सारे नौजवान हमें सुन पा रहे हैं लेकिन उतने लाइक नहीं है। लाइक में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। सेशन को दबा के जिसने लाइक नहीं किया है महाकाल का नाम लेके लाइक कीजिए, ताकि महाकाल की कृपा है वो आप पे बने रहे। सेशन को दबा के लाइक कीजिए। और जितने भी आपके ग्रुप्स है सोशल मीडिया, जितने भी आपके ग्रुप्स है व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो भी आपके ग्रुप्स है उनमें दबा के शेयर किया करो। आप भारतीय सेना की तैयारी करते हैं, आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ता है, आपके रगों के अंदर खून नहीं जुनून दौड़ता है। सेशन को लाइक किया करो, मोटिवेट किया करो जो वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं उनको। आप तो कल भारतीय सेना का हिस्सा बन ही जाओगे, भावी फौजी हो, देश का भविष्य हो। सेशन को लाइक कीजिए और जिसने शेयर नहीं किया है सेशन को शेयर कीजिए। और बताइए कोटा है ये किस नदी के किनारे बसा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और आप सभी के लिए एक अच्छी खुशखबरी भी है। आप सभी बहुत कमेंट कर रहे थे कि गुरुजी मैराथन क्लास का आगाज कीजिए, तो आपको हम बता रहे हैं कि हो चुका आगाज मैराथन क्लास का। आपके लिए मैराथन क्लास है, ये इस नए वर्ष के उपलक्ष्य में आपको मैराथन क्लास देखने को मिलेगी। हर सब्जेक्ट की आपको मैराथन क्लास मिलेगी। सबसे पहले किस सब्जेक्ट की चाहिए, बस इतना आपको कमेंट करना है, ठीक है। जो आप कहोगे आर्मी स्टडी वही करेगा। आप ही का तो परिवार है, आर्मी स्टडी किसका है, आपका है, आप ही ने बनाया है। आप जो कहोगे बस वही होगा। आपको मैराथन चाहिए, आपको मैराथन क्लास मिलेगी, हर सब्जेक्ट की मिलेगी, ठीक है। क्लास को लाइक करना, शेयर करना आपका काम है, आर्मी स्टडी आपका है। कोटा किस नदी के किनारे बसा है, बहुत बढ़िया ऑप्शन इसका ए। जितने भी सोल्जर बता रहे हैं चंबल, बिल्कुल राइट बता रहे हैं। उज्जैन है, ये शिप्रा नदी के किनारे स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। कानपुर और पटना, ध्यान रखना, कानपुर और पटना है ये गंगा नदी के किनारे है, और लखनऊ है ये भैया गोमती नदी के किनारे स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहता है राज्यपाल नियुक्त किए जाने में कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। 30 वर्ष, 35 वर्ष, 36 वर्ष, 40 वर्ष। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिटिकल का क्वेश्चन तो मेरे दोस्त एक या दो क्वेश्चन टपकता ही टपकता है आपके एग्जाम में। राज्यपाल नियुक्त किए जाने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। गुरुजी राज्यपाल के लिए है ये 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कहता है प्लासी का युद्ध कब हुआ। 1768, 1757, 1539, 1414। प्लासी का युद्ध कब हुआ यह बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल शाबाश गुरुजी। प्लासी का युद्ध है यह 1757 को हुआ था। 23 जून 1757 को हुआ था प्लासी का युद्ध, गंगा नदी के तट पर। यह भी ध्यान रखना है। अब देखिए आपके 15 क्वेश्चन है, ये जीके के कंप्लीट हो गए हैं। अपना फाइनल स्कोर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और अब हम जीएस के प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। आपके लिए एक बढ़िया मोटिवेशन है कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता, हारा वही है जो लड़ा नहीं। अगर आपने जो ठान लिया, सोच लिया कि मुझे इस बार फौज के पेपर को अच्छी रैंक के साथ फतेह करना है, तो आप फतेह करोगे। वो कहते हैं ना कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए आपको मन से नहीं हारना है। अगर आपने ठान लिया कि इस बार मेरे को भारतीय सेना का हिस्सा बनना है, फौज के पेपर को फतेह करना है, आर्मी के एग्जाम को अच्छी रैंक के साथ पास करना है, तो आप पास करोगे। आप पास करोगे। अदर डिफेंस सर्विस में कंपटीशन बहुत ज्यादा है मेरे देश के भावी फौजी। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप बढ़िया तैयारी कीजिए, आराम से आप एग्जाम को फाइट कर सकते हैं। कोई ज्यादा लंबा चौड़ा इसका सिलेबस नहीं है, मात्र 50 दिनों का इसका सिलेबस है। और अच्छी तरीके से आप सभी तैयारी कीजिए। जो सब्जेक्ट 20 है उस सब्जेक्ट को आप मजबूत कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप टेस्ट पेपरों को लगाने की कोशिश कीजिए। इसलिए तो आपका डेली हम मॉडल टेस्ट पेपर करवाते हैं, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो एग्जाम तक जारी रहे। यहां पर आप टेस्ट में 40, 45, 48, 50 में से 50 लगाते हो, तो वहीं जब आप एग्जाम में बैठेगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम फौज का एग्जाम दे रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि हम आर्मी स्टडी का कोई मॉडल टेस्ट पेपर है, उसे हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करो, अच्छी मेहनत कीजिए, जी जान से मेहनत कीजिए। यही तो मौका है पढ़ने का, लिखने का, भारतीय सेना का हिस्सा बनने का। उम्र निकल जाएगी फिर, इसलिए जोश जुनून के साथ आपको मेहनत करना है। आपके माता पिता की जो उम्मीद है, उन्होंने बहुत कुछ आपको मतलब इस काबिल बनाया है, फौज के काबिल आपको बनाया है, तो उनकी उम्मीदों पे आपको खरा उतरना है। बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं और उनके बुढ़ापे का सहारा आप ही हो। इसलिए जोश जुनून एनर्जी के साथ है वो आप सभी को मेहनत करना है। अपने माता पिता की फिक्र को फकर में बदलना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हम जीएस के क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कहता है मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। जांघ की, टिबिया, स्टेपीज, स्टेपेडियस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी नौजवान बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल शाबाश, इसका आंसर होगा जांघ की हड्डी। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट होगा।
नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? धारा का ध्वनि में रूपांतरण, ध्वनि का धारा में रूपांतरण, ध्वनि का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सभी नौजवान इसका राइट आंसर बताएंगे। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। बिल्कुल ऑप्शन इसका सी जो नौजवान बता रहे ध्वनि का परावर्तन, वो बिल्कुल राइट बता रहे। ऑप्शन इसका सी राइट होगा। गुरुजी स्टेथोस्कोप का क्या कार्य है? तो हृदय की धड़कन मापने में इसका कार्य होता है, हार्ट बीट मापने में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कहता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हेतु प्रयुक्त किए जाने वाला तत्व है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, क्लोरीन। सभी नौजवान बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हेतु प्रयुक्त किए जाने वाला तत्व है सिलिकॉन। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट होगा। जिस नौजवान को नहीं पता है नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब धावन सोडा को गर्म किया जाता है तो CO2 मुक्त होती है या फिर CO मुक्त होती है या CO प्लस CO2 मुक्त होती है या जल वाष्प मुक्त होती है? सभी नौजवान इसका राइट आंसर बताएंगे। किसी भी नौजवान को तुक्का नहीं लगाना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब धावन सोडा को गर्म किया जाता है तो 4 ऑप्शन आपके पास है, इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? सभी नौजवान बताइए। बिल्कुल जल वाष्प मुक्त हो जाती है। बहुत सारे नौजवानों का गलत आंसर है। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन डी जितने भी नौजवान बता रहे बिल्कुल राइट बता रहे हैं। इसका जो धोवन के सोडे का जो रासायनिक सूत्र होता है वो भी नोट करना, Na2CO3 होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कहता है रेडियो तरंगों के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है वर्णमंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल। सभी नौजवान बताएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल शाबाश। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे आयन मंडल, वो बिल्कुल राइट बता रहे। शाबाश, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। और ध्यान रखना मौसम संबंधी घटनाएं जो होती है वो क्षोभ मंडल पर होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रासायनिक ऊर्जा का उदाहरण आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भोजन पकाने के लिए रसोई गैस का प्रयोग, कार में पेट्रोल का उपयोग, लालटेन में जल रहे केरोसिन का उपयोग या उपर्युक्त सभी। रासायनिक ऊर्जा का उदाहरण आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इसका आंसर बताइए सभी नौजवान। बिल्कुल गुरुजी ऑप्शन इसका डी राइट होगा। ये सभी है, ये रासायनिक ऊर्जा के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलती हुई मोमबत्ती द्वारा ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरण ऊष्मा एवं ऊर्जा में होती है? जलती हुई मोमबत्ती द्वारा ऊर्जा के किस रूपांतरण ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा में होती है? स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। सभी नौजवान बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। जलती हुई मोमबत्ती द्वारा ऊष्मा के किस रूपांतरण ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा में होती है? 4 ऑप्शन आपके पास है। सभी नौजवान बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इसका रासायनिक ऊर्जा ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे बिल्कुल राइट बता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है अग्नाशय की कौन सी कोशिकाएं इंसुलिन निर्माण करती है? गामा, अल्फा, बीटा, उक्त सभी। ये बताइए सभी नौजवान। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अग्नाशय की कौन सी कोशिकाएं इंसुलिन निर्माण करती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा बीटा। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट होगा। साइंस के अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। नेक्स्ट है शरीर में रुधिर परिसंचरण के बारे में बताने का श्रेय है विलियम हार्वे, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, अरस्तु। ये बताएंगे। 4 ऑप्शन आपके पास है। सभी नौजवान इसका राइट आंसर बताएंगे क्या होगा। बिल्कुल शाबाश गुरुजी, विलियम हार्वे। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट होगा। रॉबर्ट हुक ने सेल कोशिका की खोज की थी, यह आपको ध्यान रखना है। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी,
ये भी आपको ध्यान रखना है। और अरस्तु है ये जीव विज्ञान के जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु के अध्ययन का विज्ञान है। जीवाणु के अध्ययन का विज्ञान है बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। सभी नौजवान बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे देश के भावी फौजियों। बिल्कुल, जीवाणु के अध्ययन का विज्ञान है गुरुजी बैक्टीरियोलॉजी। ऑप्शन इसका ए जो नौजवान बता रहे बिल्कुल राइट बता रहे। वायरोलॉजी विषाणुओं के अध्ययन का विज्ञान है। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है गुरुजी? कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना है, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तेज गणना कार्य करने वाला कंप्यूटर है। अभी आपको बता रहे जीडी वाले जो सोल्जर है प्लस ट्रेडमैन वाले जो सोल्जर है प्लस टीए वाले जो सोल्जर है। और ध्यान रखना है आपके एग्जाम में कंप्यूटर का एक क्वेश्चन 2 नंबर का डेफिनेट पूछा जाएगा। ये आपको हम अभी बता रहे हैं, नोट कर लेना। फिर मत कहना कि गुरुजी आपने बताया नहीं और कंप्यूटर का क्वेश्चन एग्जाम में टपक गया। कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम एग्जाम के नजदीक आपको करवाएंगे, लेकिन पूछा जाएगा, डेफिनेट पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मलेरिया रोग का वाहक मच्छर है नर एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज, एडिस इजिप्टी या क्यूलेकस। मलेरिया रोग का वाहक मच्छर आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल शाबाश गुरुजी। मलेरिया रोग का वाहक है मादा एनाफिलीज। ऑप्शन इसका बी राइट होगा। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? केपलर, कोपरनिकस, न्यूटन, आर्किमिडीज। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल गुरुजी, गुरुत्वाकर्षण की खोज है ये न्यूटन ने की। ये आपको ध्यान रखना है। ग्रहों के नियम केपलर ने दिए थे, सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की। नेक्स्ट है, सफेद सोना किसे कहा जाता है? वेरेनियम, प्लेटिनम, सीसा, पारे। सफेद सोना किसे कहा जाता है? ये आप सभी नौजवानों को बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल सफेद सोना है ये कहा जाता है, प्लेटिनम को कहा जाता है, यूरेनियम को आशा की धातु कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र आपको बताना है। सिस्मोग्राफ, रिएक्टर स्केल, बैरोमीटर, फेदोमीटर। भूकंप की तीव्रता का मापन किसमें किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे देश के नौजवानों आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल, भूकंप की तीव्रता है यह रिएक्टर स्केल में मापी जाती है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोग्राफ में किया जाता है। वायुमंडलीय दाब है यह बैरोमीटर से मापा जाता है। फेदोमीटर में समुद्र की गहराई मापी जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? आपके 30 क्वेश्चन है ये जीके जीएस के कंप्लीट हो गए हैं। अपना स्कोर आपको लाइव चैट में बताना है, कमेंट सेक्शन में भी अपना फाइनल स्कोर बताना है। और अब आपका मैथ रीजनिंग का टेस्ट होगा, गजब का टेस्ट होगा। जी जान से आपको टेस्ट लगाना है और पूरा टेस्ट लगाना है। बीच में छोड़ के बहुत सारे नौजवान चले जाते हैं। अपना आकलन कीजिए, इसलिए टेस्ट आपको पूरी ईमानदारी के साथ लगाना है। क्लियर है? जोश जुनून जज्बे के साथ आपको एग्जाम तक टिके रहना है। तो चलिए अब आपका मैथ और रीजनिंग का टेस्ट होगा। आपके बीच आ रहे हैं मैथ के गुरु एमएस गुरु, जो मैथ रीजनिंग का करेंगे धुआं धुआं। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आपका आरएमएस लाइव टेस्ट क्लास में स्वागत करता हूं और आप में उम्मीद करता हूं आपने जीके और साइंस का टेस्ट दे लिया होगा। आप किसका टेस्ट देने जा रहे हैं? मैथ्स का टेस्ट देने जा रहे हैं। और मैथ्स की क्या कर देनी है आज? धुआं धुआं कर देनी है। ठीक है मेरे दोस्त, कैसे हो आप? जल्दी से बता दीजिए। अच्छी पढ़ाई चल रही होगी, मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि हमें अब की बार क्या बन के दिखाना? फौजी बन के दिखाना। ठीक है मेरे दोस्तों जी। अब देखना, आपकी स्क्रीन पे पहला प्रश्न आ चुका है। हमें क्या निकालना है इसका? देखो, हमसे एचसीएफ पूछा है और एक एचसीएफ की मैंने शॉर्ट ट्रिक बताऊं क्या है एचसीएफ की। एचसीएफ देखो, या तो इसका डायरेक्ट एचसीएफ निकाल लो, ठीक है। यदि डायरेक्ट एचसीएफ निकाल रहे हो तो, या फिर आप इससे भी निकाल सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। देखो यहां पे बात यह आती है कि सर ऑप्शन से निकालो, तो ऑप्शन से निकालोगे। जब आप ऑप्शन से निकाल रहे हो तो आपको क्या करना, ध्यान रखना, इसका भाग दो। आप बताओ, देखो इसका इसमें भाग जा रहा है, जा रहा है सर। इसमें जा रहा है, जा रहा है सर। इसमें जा रहा है, जा रहा है सर। भाग जा रहा है क्या? देखो इसका मतलब पहला ऑप्शन का तो भाग जा रहा है,
ठीक है सर। क्या दूसरा ऑप्शन का भाग जा रहा है? सर नहीं जा रहा, तो ये गलत हो गया। ठीक है, क्या सर तीसरा ऑप्शन का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा, ये भी गलत हो गया। तो सर ऑप्शन कौन सा हो गया? ये ऑप्शन आपका क्या हो गया? एकदम करेक्ट आंसर हो गया। या फिर ऐसे कर लीजिए, कैसे सर? 84 अंतर से ज्ञात कर लीजिए। बोलोगे हाँ सर 84, 126 और 140। तो देखो सबसे कम अंतर किसका आ रहा है? इसका सबसे कम अंतर आ रहा है। किसका आ रहा है मेरे दोस्त? सबसे कम अंतर आ रहा है वो इसका अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है सर? 14 का अंतर आ रहा है। तो 14 का अंतर देखो, अंतर 14 का आ रहा है, तो क्या इसमें भाग जा रहा है? जा रहा है, जा रहा है। तो आप बोलोगे सर आंसर कौन सा होने वाला? पहला ही ऑप्शन आपका क्या होने वाला मेरे दोस्त? करेक्ट आंसर होने वाला है जी। ममता के पास, कितना प्यारा नाम है ममता। ठीक है, इधर देखो, ममता के पास 100 रुपए और 50 रुपए के नोट है। ठीक है, और 85 नोट है, कुल मूल्य है 5000 रुपए। ठीक है, अब आपको नोट बताने कि 50 के नोट कितने होंगे सर। देखो यहां से समझने की कोशिश करना क्या कि सर इसको मिश्रण से कर लो, मिश्रण से दा बेस्ट रहेगा, मिश्रण से चिपका डालो इसको। कैसे? देखो सारे 85 नोट है ना, सारे के सारे 85 के नोट में 100 रुपए का मान लेता हूं कि मेरे पास जो भी जितने भी नोट है ना वो सारे के सारे 100 रुपए के नोट है। तो बोलोगे सर एक नोट 100 रुपए का, तो 85 नोट कितने का हो जाएगा सर? 8500 का हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? 8500 का हो जाएगा। राइट जी गुरु जी। अब एक काम करो, अब सारे नोट किसके मान लो? 50 के नोट मान लो, सारे के सारे 50 के नोट मान लो। सर एक नोट 50 का है तो 85 के नोट कितने के हो जाएंगे? तो बोलोगे सर ये हो जाएंगे 0, 5 25, 8 5 40 और 2 कितना हो गया सर? 42। तो सारे नोटों को यदि मैं 50-50 की मानता हूं तो कितने के हो जाएंगे सर? 42 और 50 रुपए के हो जाएंगे। यही तो बात होगी जी गुरु जी। आराम से गुणा करवा लीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। 5 25, 8 5 40 और 2 42। अब सर इनका मूल्य कितना दे रखा है? 5000 रुपए दे रखा है, तो 5000 को बीच में लिख दो। लिख दिया गुरुजी, कोई तकलीफ नहीं है। अब मिश्रण लगा दो। देखो इसको इधर से घटा दो, इधर से घटाओगे तो कितना आएगा सर? 750 आएगा। ठीक है सर, इधर से घटाएंगे तो कितना आएगा सर? ये आपका आ जाएगा कितना सर? 3500 आ जाएगा शायद। कितना आ जाएगा? 3500 जी गुरुजी। देखो बोलोगे जी गुरुजी अब कैंसिल होने वाले को कैंसिल कर दो, 0 से 0। सर 5 से कैंसिल हो रहा है तो कर दो, मना 25 से हो रहा है ना सर। 25 3 75। बोलोगे सर 25 एकम 25 और 25 चौक कितना हो गया? 100। तो कितना आया सर? 3:14। 3:14 है। तो अब मैं कहूंगा कि ये नोट तो 3 है और ये नोट कितने हैं सर? 14 नोट है। तो टोटल नोट कितने हो गए सर? 17%। कह रहा है 17 नहीं है टोटल नोट, 85 है। तो एक बराबर निकालने के लिए भाग दे दो, तो सर कितने नोट आ जाएंगे? 5 नोट आ जाएंगे। एक बराबर कितना आएगा? 5। हमें 50 के नोट चाहिए, तो 50 ये तो 100 का है और ये 50 का है, तो इससे गुणा करवा दो। 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा सर? 14 5 70। तो बोलोगे सर कितने नोट आएंगे? 70 नोट आ जाएंगे। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर? ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी सर, आगे चलिए। एक माली के पास 17,956 पौधे इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियां। तो एक पंक्ति में कितने पौधे हैं जल्दी से बताना है। तो देखो ये बोला जितनी पंक्ति, जितनी ये पंक्ति है, जितनी पंक्ति है उतने ही पौधे हैं एक पंक्ति में। ठीक है, जितने मतलब ये पंक्ति है, ये जितनी पंक्ति है ना एक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं। तो ध्यान रखना इस प्रकार के प्रश्नों में वर्गमूल निकाला जाता है। मतलब जितनी पंक्ति उतने ही पौधे, जितनी पंक्ति उतने ही पौधे एक पंक्ति में है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में वर्गमूल निकाला जाता है। तो डायरेक्ट वर्गमूल निकाल दो सर। 17,956 और 17,956 का जो डायरेक्ट वर्गमूल होता है वो आप खुद निकाल लेना। कितना होता है सर? 134। कितना होता है सर? 134 होता है। बोलोगे जी गुरुजी कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ठीक है जी। अब यहां से बात ये आती है कि सर ए बी तथा सी की आयु क्रमशः 32 वर्ष और 36 वर्ष और 44 वर्ष है। तो इनकी औसत आयु बताओ। तो औसत आयु का तो आप जानते हो राशियों का योग बड़े राशियों की संख्या होती है। तो बताओ राशियों का योग 32 प्लस 36 प्लस और कितना है सर? 46 है। और राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। बोलोगे जी गुरुजी सोल्व कर लीजिए। तो 6 6 कितना हो गया सर? 12। 12 और 2 कितना हो गया सर? 18। 4 और 3 7। 7 और 3 9। 10 और 1 कितना हो गया? 11। 3 का भाग दो सर। 3 का भाग देंगे कितनी बढ़ जाएगा सर? 3 3 9 और बच गया 2। 3 7 28। तो कितना आंसर आएगा सर? 37 आंसर आएगा। जो 3 7 28 बोलोगे 3 8 24 सॉरी 3 7 28 थोड़ी होता है। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है, पॉइंटों में जाएगा मेरे दोस्त। भाग देने में गलती की, वापस देख लो एक बार, जोड़ लेते हैं। ठीक है, देखो 40 और 30 कितना हो गया? 70।
40 और 30 कितना हो गया, 70 हो गया सर। 40 और 30 70, 70 और 30 कितना हो गया, 100 हो गया। 100 और 12 कितना हो गया सर, 112, 114 आएगा, सॉरी जोड़ने में गलती कर दी। बोलोगे जी गुरुजी। तो अब आप देखोगे सर 3 तिया कितना हो गया सर, 9 और 3 अट्ठे कितना हो गया सर, 24, तो कितना आएगा सर, 38 आएगा। बोलोगे हाँ सर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सर, ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, एकदम करेक्ट आंसर, बिल्कुल जी। अच्छा जी अब देखना अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है जी। समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात, समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा, तो इनकी आयु में कितने का अंतर है, जल्दी से बता दीजिए कि इनकी आयु का अंतर कितना है। देखिए मेरे दोस्त जल्दी से कैसे करेंगे, क्या करेंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है। तो एक तो समीना और एक कौन है सर, सुहाना। इनकी आयु का अनुपात 7:3 है। फिर कितना बनाना है, 5:3 बनाना है, ठीक है दोस्त जी। तो आप बोलोगे कि सर कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, तो ये कितना हो जाएगा सर, 7 या 21 हो जाएगा। बोलोगे तिरछा गुणा करना है, और 3 पंजे कितना हो गया, 15। तो बोलोगे सर 15 और 21 में अंतर कितने का आएगा सर, 6 का अंतर आएगा, 6 का। आप बोलोगे कि सर यहां से कितना हो गया 30, और ये कितना हो गया सर 18। 30 और 18 में अंतर कितने का आएगा, 12 का। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा सर, 1 बराबर 2 हो जाएगा। 1 बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 1 बराबर 2 हो जाएगा। यही बात यहां पे होने वाली है। अंतर चाहिए तो अंतर से गुणा करवा दो। तो अंतर कितने का है सर, 4 का अंतर है, तो अंतर से गुणा करवा दो, कितना हो जाएगा सर, 8 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 8। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, देखो सर यहां पे अंतर कितने का आ रहा है, यहां पे अंतर 4 का अंतर आ रहा, तो 4 का भाग सिर्फ 1 में ही जा रहा, बाकी में 4 का भाग नहीं जा रहा, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 2 ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है जी। 3 केजी कितने प्रतिशत, 3 केजी का कितने प्रतिशत, 12 ग्राम होगा। और जिसके साथ का लगा हुआ ना मेरे शेरो, उसको का लिखा जाता है नीचे, ठीक है। तो 3 केजी, लेकिन केजी को ग्राम में बदल लो भाई, पहले ही बदल लो, बदल लिया। और कितना सर, बचे हुए को ऊपर लिख दो, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा। देखो 2 जीरो से सर 2 जीरो कैंसिल होगी, 3 चौक कितना हो गया सर 12, ऊपर कितना है सर 4, नीचे कितना है 10, भाग दोगे तो कितना आएगा सर, ये आएगा 0.4, 0.4। तो बोलोगे सर ये आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन कीजिए आप, है ना जी। आगे देखो, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो देखो आ जाओ, मेरे पास 100 है, कितना है 100। अब बोलोगे सर आपने वृद्धि कर दी कितने की, 10 की, तो कितना हो गया 110 हो गया, ठीक है। अब 10% की कमी कर दी तो कितना हो गया सर 90/100 हो गया। बोलोगे जी गुरु जी, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, कितना आएगा सर ये 99 आएगा, कितना आएगा 99। तो बोलोगे सर कितने की कमी होगी, 1 की कमी होगी। तो हमारा आंसर क्या आएगा सर, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि सर 1 की क्या हो गई, कमी हो गई। बिल्कुल शेरो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। आगे देखो, एक घड़ी को 1140 में बेचने पर 5% की हानि होती है। तो आपको बताना है मेरे दोस्त घड़ी को कितने में बेचा जाए कि 5% का लाभ हो। तो यहां से देखना, यहां से देखना सर 5% की हानि होती है। 5% की हानि का मतलब 95% होता है, ठीक है जी। 95% का कितना दे रखा है सर 1140 दे रखा है। हमें 5% लाभ का चाहिए, तो 5% 105 की वैल्यू चाहिए। तो 1 का मान निकालने के लिए पहले तो दे दो, भाग दे दिया, फिर ठीक है भाग दे दिया। आपको जो चाहिए ना उससे गुणा करवा दो, मुझे 105 का मान चाहिए, 105 से गुणा करवा दो, ठीक है करवा दिया। देखो 19×5 95, 19 का कितना होता है सर, 19 का 114 होता है, ठीक है जी। अब सर अभी भी कैंसिल हो रहा है 5 से, तो कर दो। बोलोगे सर कितना आएगा यहाँ पे 12, बोलोगे जी गुरु जी 12 पंजे 60, 12 एकम 12, तो गुणा करोगे सर आंसर कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका, सॉरी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर करेक्ट आंसर, ए होगा 1260। हमने निकाल दिया पहले, कितना होगा सर 1260 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट सर। आगे देखो, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है कि सर ये प्रश्न निकालना है, ठीक है जी, हमें ये निकालना है, इसका अनुपात निकालना है, ठीक है जी। तो देखो ए का मान कितना है सर, ए का मान तो 5 है, ए का मान कितना है सर 5, बी का मान कितना है सर, बी का मान 7 है। इसका मान हमें क्या करना है, निकालना है। जी गुरुजी निकाल देंगे, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अब देखो ए को यहां पुट करो सर, ए को यहां पुट करेंगे तो कितना आएगा 3 × 7,
ठीक है, प्लस यहाँ पे 5 इंटू बी कितना है सर 7 है, फिर ठीक है, ये कोष्टक है और फिर क्या है सर अनुपात है। बोलोगे जी गुरु जी। अब देखो वहां पे क्या दे रखा है सर 5 ए का मान कितना है सर, ए का मान 5 है, ठीक है, माइनस 2 इंटू कितना है सर 2 इंटू 7 है, ठीक है जी गुरु जी। अब देखो इसको सोल्व करो, 35 और 21 कितना हो गया सर, आप बोलोगे सर ये कितना हो गया 7 पंजे 35 और यहाँ पे कितना है 7 या कितना है सर, ये तो 5 लिखा जाएगा ना यहाँ पे, तो सॉरी कितना लिखा जाएगा मेरे दोस्त 5 रखा जाएगा, ठीक है। बोलोगे क्यों, क्योंकि ए का मान 5 ही तो है और बी का मान कितना है 7 है, तो बोलोगे सर 7 पंजे 35, ये तो आपका 35 हो गया और ये कितना हो गया सर 15 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 50 अनुपात, ठीक है जी। और ये कितना हो जाएगा 25 और 25 में से कितना निकालना है सर 14 माइनस करना है, तो कितना आएगा सर 11 आएगा, तो 11, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है सर, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट सर हो जी। कोई गलती हो जाए तो देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है जी। आगे देखो अनुपात वाले को किससे करना है, सिक्कों वालों को भाग दे दे के चेक करना है, किस क्या चेक करना है सर, भाग दे दे के। देखो 5 का भाग दो, हमें क्या चाहिए सिक्कों की संख्या चाहिए सर, 5 का भाग दो, 5 का भाग दोगे तो बोलोगे सर इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, ठीक है सर। 6 का भाग दो, 6 का भाग देंगे अपन है तो बोलोगे सर 6 दूनी 12 इसमें जा रहा है, इसमें सर 6 दूनी 12 इसमें नहीं जा रहा सर, 6 दूनी 12 सर इसमें जा रहा है, ठीक है सर। अब 8 का भाग दो सर, 8 का भाग देंगे तो 8 का भाग देंगे सर इसमें जा रहा है, ये तो पहले ही गलत हो चुका, आप बोलोगे हाँ सर तो इसमें जा रहा है सर 8 एकम 8, आपको बोलोगे सर 7 बच गए सर नहीं जा रहा, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है सर, यही वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी गुरु जी। तरीके से आप कर लेना। आगे देखना 15 कलमों का मूल्य 198 रुपए है, तो 25 कलमों का मूल्य क्या होगा जल्दी से बताओ, ठीक है 25 कलमों का मूल्य बताना। बोलोगे सर 15 कलमों का मूल्य कितना है सर, 15 कलमों का मूल्य है वो है 198, बोलोगे जी गुरु जी, ठीक है जी। और हमें किसका निकालना है 25 का निकालना है, तो इसका भाग दे दो, बोलोगे हाँ सर 198 बटा 15, हमें 25 का निकालना है, 25 से गुणा करवा दो, करवा दिया दोस्त, ठीक है 5 5 15 5 25, ठीक है गुरुजी। तो आप 3 से करोगे सर 3 छिगी 18, 3 छिगी 18, तो कितना आएगा सर 6 पंजे 30 और 3 33, तो आप बोलोगे सर आंसर कौन सा आएगा 330 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राइट सर जी। आगे देखो अगला प्रश्न है, ए अकेला किसी काम को 6 दिन में करता है, बी अकेला 12 दिन में करता है, तो ए और दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे ये आपको बताना है, ठीक है दोनों मिलकर बताना है कि कितने दिन में करेंगे। तो सर ए करता है कितने दिन में सर, ए करता है 6 दिन में, और बी कितने दिन में करता है सर, बी करता है 12 दिन। दिस एलसीएम कितना आएगा 12 है, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, कार्य कितना करना है सर 12 करना, किससे करवाना है दोनों से करवाना है, तो भाग दे दो सर कितना आंसर आ जाएगा 4, तो आप बोलोगे सर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राइट शरो जी गुरु जी। आगे देखो एक स्कूटर 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। देखो समस्या खड़ी हो गई सर, क्या हो गई देखो, आप बोलोगे सर 54 को पहले किस में चेंज करो मीटर प्रति सेकंड में, 54 को किस में चेंज करो सर, 54 को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18, अब ये मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो गया, लेकिन ये किस में दिया हुआ मिनट में, इस मिनट को भी सेकंड में चेंज कर लो सर, कितना हो जाएगा 60 सेकंड, तो 60 सेकंड से गुणा करवा दो सर, ठीक है 18 तिया कितना हो गया सर 54, तो कितना हो जाएगा सर 6 पंजे 30, 900 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 900, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट सर बताओ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लगातार रूटीन में बने रहो। जिन भाइयों ने अभी भी लाइक नहीं किया, लाइक तो बनता है यार, आप ही के लिए हम टेस्ट पेपर लेकर आ रहे हैं, पूरा सिलेबस करवा दिया अच्छे से, अब टेस्ट पेपर लेकर आया तो टेस्ट पेपर में एकदम धुआं धुआं मचनी चाहिए, ठीक है जी। आगे देखो एक आयत की लंबाई 15 सेमी है और विकिरण की लंबाई 17 सेमी है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत का देखो आयत है, मैं ट्रिपल एट लगाऊंगा यहां पे, ये ध्यान रखना ट्रिपल एट, ठीक है जी, ये आयत है, आयत का ये विकिरण है ना, ये कितना है सर, ये विकिरण 17 है, आयत की लंबाई कितनी है 15 है, तो सर ये ट्रिपल एट बन रहा है, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज में ट्रिपल एट बताया होगा मैंने किसका 15 का, 15 8 17 होता है, कितना होता है सर 15 8 17 होता है, तो बोलोगे सर ये 8 आ गया, या फिर पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकालो,
ठीक है जी गुरुजी। अब क्षेत्रफल चाहिए, क्षेत्रफल क्या होता है, एल बी, एल बी मतलब 15 इंटू 8, तो कितना हो गया सर 120। तो बोलोगे सर आंसर कौन सा हो जाएगा, 120 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 888 याद होने चाहिए अच्छे से, ठीक है, ताकि हमें कैलकुलेशन ना करनी पड़े। अब देखो, अब बात आती है कि सर क्या, देखो इसमें तीनों पूछा हमसे, आयतन भी पूछा है और विकिरण भी पूछा। तो मैं एक काम करते हैं, आयतन और विकिरण निकाल लेते हैं, आयतन और विकिरण निकाल लेते हैं, बाकी बाद में देखेंगे, ठीक है। आयतन क्या होता है सर, आयतन आपका LBH होता है। आयतन क्या होता है सर, LBH। बोलोगे जी गुरुजी, तो LBH होता है, तो बोलोगे कि सर क्या दे रखा है, बोलोगे सर ये दे रखा है 20 12 9, लिख लो 20 12 और 9, LBH होता है। गुणा करवाओगे कितना आएगा सर, ये आएगा 12 निमी 108, 108 को आप किससे गुणा करोगे सर, 20 से, तो 0 8 दूनी 16 और 2, तो बोलोगे सर 2160 आ रहा। तो आयतन 2160 किस में आ रहा है सर, 2160 नहीं आ रहा, 2160 नहीं है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है सर, ये वाला आ रहा है। तो आप चेक कर लेना, यही आपका क्या आने वाला आंसर है। आपको ध्यान रखना, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है, आपको विकिरण भी निकालना है, आपको सारे निकालने, मैंने एक निकाल के बता दिया क्योंकि आंसर देना था है हमें, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे चलता है। अगला क्वेश्चन दिशा दूरी का प्रश्न है। आओ देखो, दिशा दूरी के प्रश्न का हमें इलाज करना है और इनका इलाज किए बिना हम रुकेंगे नहीं, ठीक है जी। आगे देखो, रमेश पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला, ठीक है। रमेश क्या करता है कि पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है, ये लो 3 किलोमीटर चला, किधर, पश्चिम की ओर। फिर क्या करता है, और अपने बाया, तो बाया मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा सर, नीचे मुड़ेगा। और कितना चलता है सर, 2 चलता है। कितना चलता है सर, 2 चलता है, ठीक है। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ा, मतलब फिर क्या करता है सर, फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है। फिर क्या करता है सर, फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है। तो जगह बना लूं, जगह बनाना पड़ेगा यहां पे, ठीक है जी। तो फिर क्या करता है, दाईं ओर मुड़ता है, तो इसका दाया किधर होगा सर, इधर होगा, ये दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है। फिर अपने दाईं ओर मुड़ा, 3 किलोमीटर चला सर, ठीक है, 3 किलोमीटर चला। अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़ा, वापस दाईं ओर मुड़ा, तो सर देखो 2 ही चलेगा, इसके बराबर में आ जाएगा, ठीक है जी सर। अंत में दाईं ओर मुड़ा, 2 किलोमीटर चला। अब अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, चलना कहां से स्टार्ट किया था, यहां से चलना स्टार्ट किया था। और इसकी इधर किधर है, बोलोगे सर ये पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा में है सर, पश्चिम दिशा में। आंसर क्या हो जाता है, बी, ठीक है जी। अब देखो सही उत्तर का चयन कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए कि राज को 29 लिखा जाता है। तो कैसे लिखा जाता है, तो पहले तो यह पता करना है कि राज को ये लिखा कैसे जाता है। बोलोगे हाँ सर, देखो राज के आर कितने नंबर का होता है, 18 नंबर का, ये 1 नंबर का, ये 10 नंबर का, तो इनको जोड़ो। बोलोगे हाँ सर, 18 और 10 28 रे 29, मतलब जोड़ने पर आ रहा है, क्या करने पर आ रहा है, जोड़ने पर आ रहा है। तो आप भी इनको जोड़ दीजिए। सर ये 5 नंबर का होता है, सर ये 4 नंबर का होता है, सर ये 21 नंबर का होता है, ठीक है। सर ये कितने नंबर का होता है, सर 3 नंबर का होता है, सर ये 1 नंबर का होता है, ये 20 नंबर का होता है, ये 9 नंबर का होता है, ये सर 15 नंबर का होता है, ठीक है सर जी गुरुजी। और एक और बच गया एन, एन कितने नंबर का होता है सर, एन 14 नंबर का होता है। जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे देखो 4 5 9 9 9 18, 18 का 8, 8 का 8, 8 1 9, 9 और 3 12, 12 12 एक 13, 13 और 4 17 और 5 22। तो बोलोगे सर इकाई का अंक 2 आना चाहिए। इकाई का अंक क्या आना चाहिए मेरे सिरो, इकाई का अंक 2 आना चाहिए, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 92 आंसर हो जाएगा। मैंने इकाई के अंक से निकाला, देखो 9 8 9 9 18, 8 आ गया, 8 का 8 रहेगा, 9 जाएगा, 9 3 12, 12 का 2 आ जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 और 4 कितना हो जाएगा, 3 और 4 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12। यदि प्रश्न गलत होगा, यदि ऑप्शन में इकाई का अंक 2 आ रहा, 92 की जगह दूसरा भी होगा, तो फिर वो डिलीटिव माना जाएगा। क्यों, क्योंकि इकाई का अंक 2 इसी में आ रहा, बाकी किसी में नहीं आ रहा, ठीक है जी। ये सीरीज देखो, आगे देखो, सीरीज देखो, सीरीज में क्या बात होती है मेरे दोस्त, जल्दी से देखो। सीरीज अगले 2 पद बताने हैं, कितने पद बताने हैं, 2। देखो बोलोगे सर यहां पे कितना ऐड कर रहा है, सर यहां पे 5 ऐड कर रहा है, सर यहां पे 2 ऐड कर रहा है, सर यहां पे 5 ऐड कर रहा है, सर यहां पे 2 ऐड कर रहा है, सर यहां पे 5 ऐड कर रहा है, सर यहां पे 2 ऐड कर रहा है। तो हम कितना ऐड करेंगे सर, हम 5 ऐड करेंगे तो 29 आएगा पहला, तो ठीक है। फिर इसमें 2 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा सर, 31 आ जाएगा। तो 29 31 किस में आ रहा है सर, बी ऑप्शन में आ रहा है, यही हमारा क्या हो जाएगा, एग्जाम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है सर। ये
किसी रिश्ता वाला आपका लें, ठीक है। लास्ट वाला है HW, ये आपका लें, ठीक है। नहीं आया तो रिश्ता हम पढ़ा देंगे यूट्यूब पे पूरा डिटेल से, कोई तकलीफ नहीं, अब तो कमेंट कर देना, ठीक है। रिश्ता वाला तो हमने ऐप में भी पढ़ा दिया, अच्छे से पढ़ा दिया, तो मैंने सोचा आप कर लोगे, आप कोई तकलीफ वाली बात नहीं, ठीक है। चलो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान से मेहनत करते रहिए, आपके बारे में फौजी बन के दिखाना है, फौजी बन के दिखाना है। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट, बाय बाय।